नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश। और आज हम बात करेंगे आज के दो बड़े सियासी मुद्दों की। एक और दिल्ली में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलकर बिहार के मंत्री और युवा नेता नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। इन्हीं दो मुद्दों पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कांग्रेस की। दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए कांग्रेसियों का हुजूम उमड़ पड़ा। मौका था वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला किया। राहुल ने कहा, अभी जब मैं गाड़ी में था तो मुझे बताया गया कि अंडमान निकोबार में मोहन भागवत ने एक बयान दिया, जिस पर मैंने फिर भाषण का प्लान बदल दिया। गांधी जी सच की बात करते थे, सत्यमेव जयते भी सुना होगा, लेकिन भागवत ने कहा कि संसार में सत्य नहीं बल्कि शक्ति और सत्ता जरूरी है, लेकिन हम सच के साथ हैं और हम सच से ही बीजेपी और पीएम को सत्ता से हटाएंगे। उन्होंने कहा, सत्य और असत्य की लड़ाई में चुनाव आयोग बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को किसी भी तरह की कार्यवाही के दायरे से मुक्त कर दिया है। हम इस कानून को बदलेंगे। यूपी के नेता हरियाणा में जाकर वोट कर रहे थे। कुछ दिन पहले गृह मंत्री के हाथ कांपते हुए दिखे। सत्ता आज है, कल नहीं। देश सच को जानता है, मानता है। भाजपा की बहादुरी भी सत्ता की बदौलत है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी खड़गे ने कहा कि संसद में जब एसआईआर वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो मोदी सरकार नहीं मानी। आखिर में सरकार ने कहा कि हम पहले वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे, फिर एसआईआर और वोट चोरी पर बात करेंगे। सदन में हम वंदे मातरम पर चर्चा करते रहे, लेकिन मोदी सरकार में जनता के मुद्दों पर बात करने की हिम्मत नहीं दिखी। वहीं बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी, कांग्रेस, आरजेडी को वोट नहीं मिलते क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का काम देखा है, भारत का विकास देखा है। आप रोते रहिए, वोट नहीं मिलेंगे। अब इसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। चर्चा की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ प्रतिक्रियाओं पर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं, देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। मैंने उनको सीधा चैलेंज किया कि आइए पार्लियामेंट में, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आइए डिबेट करते हैं, देश को दिखाते हैं सच कौन बोल रहा है। चुनाव आयोग आज न्यायपालिका दबाव में है कि इन सब संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो वार हो रहा है वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं, लेकिन हम सब पर, आप सब पर, एक एक देश के पुत्र पर, एक एक देश की पुत्री पर वार हो रहा है। अरे देश अगर बचाना है, तुम अपने वोटों को बचाना है, अपने वोटों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने हकूक को मजबूत करना है, इस संविधान को अगर बचाना है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है कि हम एक होकर कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़े। में झूठ बोलते हैं, रामलीला मैदान में झूठ बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली गलौज करते हैं। कोई पहली बात है? आज मैं देश के सामने ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी के पिताजी रहे हैं प्रधानमंत्री, उनकी दादी रही हैं प्रधानमंत्री, उनके परनाना रहे हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं? बिहार में आए थे ना, घूमे थे ना, जनता ने साफ कर दिया, 5 सीट आई। आज रामलीला मैदान में उनके भाषा के स्तर को देखिए। राहुल गांधी जी का कहना, प्रियंका वाड्रा जी का कहना कि किसी भी कीमत पर इलेक्शन कमिश्नर्स को छोड़ा नहीं जाएगा, नाम लेकर उनको धमकाना, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं न कहीं भारतवर्ष के इलेक्शन प्रणाली को अपमानित और बदनाम करने की चेष्टा करना, यह दिखाता है कि राहुल गांधी जी बार बार झूठ बोल करके उन्हें लगता है कि वो शायद सच बन जाएगा बार बार कहने से। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस मुद्दा विहीन है। इस समय देश के अंदर उनके मुद्दों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। बिहार का चुनाव हुआ, जो उन्होंने फेक नैरेटिव्स गढ़ने का काम किया, ऐसे
झूठे नारे देने का काम किया, जो जनता से दूर दूर तक जुड़ाव नहीं रखते थे। आज देश की जनता काम को प्राथमिकता देती है। एक तो जो मैदान जो कि खुद प्रभु श्री राम के नाम से है, रामलीला मैदान, वहां पर खड़े होकर राहुल गांधी देश के समक्ष झूठ बोल रहे हैं। अब जब बिहार में महज 6 पे वो सिमट गए हैं, तो अब दिल्ली रामलीला मैदान में करें। कोई वोट चोरी करके तो किसी जनता को दिक्कत नहीं है। हाँ, उनको वो जो बताना चाहते हैं कि हम रोहिंग्याओं के साथ हैं, हम बांग्लादेशियों के साथ हैं, उसी के वो खबर पूरे देश में दे रहे हैं। तो कांग्रेस यानी कि विपक्ष वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन करता है। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता मंत्री इकट्ठा होते हैं और जमकर नारेबाजी करते हैं, सरकार के बारे में बोलते हैं, निर्वाचन आयोग के बारे में बोलते हैं, वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, संसद की बात करते हैं। लेकिन इसका असर क्या है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता केसी जैन हमारे साथ हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर हैं। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत। सपा प्रवक्ता विवेक पांडे हमारे साथ हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए नेता धनिक लाल हमारे साथ हैं। धनिक जी, बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी जी। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। वरिष्ठ पत्रकार बिहार से हमारे साथ संतोष सहाय। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप चौधरी जी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत शिवानंद जी मैं आपसे ही करता हूं। सर, आवाज सुन पा रहे हैं? शिवानंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या है, जल्दी जोड़ेंगे। धनिक जी, सुन पा रहे हैं? धनिक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर, आपका माइक जी ठीक है, अब सुन पा रहे हैं। धनिक जी, आवाज स्पष्ट आ रही है मेरी? आ रही पूरी आवाज है। ये महारैली जो आयोजित की है कांग्रेस ने, बड़े नेता पहुंचे वहां पर। मल्लिकार्जुन खड़गे का आपने भाषण सुना होगा, प्रियंका गांधी का भाषण सुना होगा, राहुल गांधी ने जो बातें रखी वो भी आपने सुनी होंगी। क्या लगता है, इसका असर आने वाले वक्त में जनता पर होगा? देश की जनता जो राहुल जी या सोनिया जी या खड़गे साहब या प्रियंका जी ने जो बात कहा है आज के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा में, ये बात पहले से भी बिहार के में वोट चोरी के मुद्दा पर बड़े पैमाने पर वोट चोरी अधिकार यात्रा को लेकर के कार्यक्रम भी हुआ है। ठीक है, तो लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट रूप से आपको, कि आप जान लीजिए कि भारतीय जनता के नेता जो भी अपना सफाई देते, लेकिन व्यवहारिक बात है और अपने आप को आप सोचिए। और हम जितने डिबेट में मेरे साथी, मैं सबसे आग्रह करूंगा अपने दिल पर हाथ देकर के यह बात कहिए कि आखिर क्या कारण हो गया जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनाव आयोग के चयन के प्रक्रिया में उनको जोड़ा गया था, तो आखिर क्या कारण हो गया कि उसको उससे हटा दिया गया? एक दूसरा बात, आखिर क्यों रातों रात चुनाव आयोग को यह अधिकार दे दिया गया, यह कानून बना दिया गया कि चुनाव, जब तक चुनाव आयोग रहेंगे इस पर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये दूसरा बात हो गया। अब देख लीजिए इस बात को, तो ये दर्शाता क्या है? आप देख लीजिए कि इसको ये क्या दर्शाना हुआ। और SIR जो आप करा रहे हैं, गहन मतदाता पुनरीक्षण का जो आप कर रहे हैं, एक साथ पूरे देश में क्यों नहीं करा रहे हैं? और इसके लिए पूरा समय क्यों नहीं दे रहे? पार्ट राज क्यों? ये जो रैली का आयोजन किया गया है धनिक जी, कांग्रेस की तरफ से ये जो रैली का आयोजन किया गया है, मुख्य मुद्दा था वोट चोरी का। वोट चोरी हो रही है? एकदम हो रही है वोट चोरी। ठीक है, आप देख लीजिए। अगर वोट चोरी हो रही है बिहार में, आपकी पार्टी को 25 सीटें कैसे मिल गई? आपसे समझना चाहिए। वोट देखिए, आप जान लीजिए कि हमारा अपर हैंड था, हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे थे। चुनाव आयोग को देख लीजिए कि धनिक जी, वोट अगर चोरी हो रहे होते तो एक एक वोट चोरी होता, फिर आपकी 25 सीटें थोड़ी आती। तो हो गया ना, उसको आप चोरी हो रहे तो पूरा चोर सब थैलिए लेकर नहीं ना भाग जाता है। उसको सरकार बनाना था, 202 सीट उसको मिला। आप जान लीजिए ना, बिहार में 20 वर्षों के बाद जो अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी, और जो आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो हमारा गठबंधन था बिहार में, जो हमारे CM फेस थे,
पूरे बिहार में आप खुद समझ लीजिए कि क्या आपको कहीं से लगा कि जो जितने एग्जिट पोल हुए कोई बताया कि 200 सीट बीजेपी को होने जा रहा है? सभी ने कहा एनडीए गठबंधन को बहुमत हो जाएगा, सरकार बना लेगी। धनिकलाल जी, एग्जिट पोल की आप बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के कोई भी नेता मंत्री एग्जिट पोल तो मानते ही नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी एग्जिट पोल अलग थे, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी एग्जिट पोल अलग थे, कोई नई बात नहीं है। देख लीजिए कैसे मानेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था, रातों रात वो सरकार बदल गई। देखिए मैं ये कह रहा हूं ना कि एग्जिट पोल, अब जो एग्जिट पोल होता है ना वो बीजेपी के अनुसार ही एग्जिट पोल होता है। अब उसमें एग्जिट पोल भी फेल हो जाता है क्योंकि पता ही नहीं है कि वोट चोरी हो रहा है, कि वोट चोरी होता है, कितना वोट चोरी हुआ, कहाँ हुआ। तो ये तो देखिए एक बात जान लीजिए, जब तक डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, आज हम भी डिबेट में आपके साथ शामिल हैं, आज हमारे सभी पैनल में साथी सभी दल के लोग शामिल हैं। सीधे मुद्दे पे आते हैं तो तनिक ये जी। क्या है? धनिक जी, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, हमारे पास आज 2 मुद्दे हैं, आज हम 2 मुद्दों पर बात करेंगे। थोड़ा सा समय हमें मेरे पास कम है, तो सभी मेहमानों से मैं बोलूंगा संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। आज देश में वोट इस चोरी महारैली के का असर मुद्दा कितना पर- देखते हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ वोट चोरी के मुद्दा पर महारैला हुआ दिल्ली में, और इसका व्यापक असर होगा पूरे देश में। इस बात को जान लीजिए। ठीक है, व्यापक दिल्ली में असर नहीं, होगा। ठीक हम है, अलग प्रदेश में, ठीक अलग है, अलग ठीक है। प्रदेश में भी केसी जैन साहब का जरा रुक कर मैं लेते ये हैं। कह रहा हूँ। जैन साहब पूरी बात आप नहीं, धनिक जी की एक सुन रहे थे, सेकंड ठीक है धनिक जी, ठीक है, ठीक है। एक जैन साहब का रुख करते हैं, और भी मेहमान हैं उनका रुख करेंगे हम। देख लीजिए, ठीक है धनिक जी, वोट चोरी से धनिक जी, इतना डरा हुआ समय मेरे आदमी पास है। थोड़ा कम है। एक जैन सेकंड साहब बस, पूरी एक बात सेकंड आपने मैं सुनी, कर रहा हूं। बड़े आरोप लग रहे हैं। महारैली में जितने भी बड़े नेताओं ने संबोधन दिया वो भी आपने जाहिर सी बात है सुनी होगी। वोट चोरी का मुद्दा ये बड़ा मुद्दा है, और ये बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा इसलिए क्योंकि अब निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये आरोप लग रहे हैं कि निर्वाचन आयोग सरकार के अनुसार चल रहा है। बिल्कुल चल रहे हैं। जी जी, देखिए पहली बात तो ये है कि विपक्ष के पास आज के समय में कोई ऐसा संवैधानिक मुद्दा नहीं है जिस पर वो उंगली उठा सके। ना तो आज तक वो प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा कर पाए, ना गृह मंत्री को खड़ा कर पाए, ना तो सरकार पे कोई ऐसा लाछन लगा पाए जिसको लेकर के ये बार बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं वहां पे जा पाए। आपको याद होगा, इससे बड़ा सवाल क्या होगा जैन साहब? वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, इससे बड़ा क्या आरोप होगा? वही बता रहे। देखिए क्या है कि इसके पहले जब राफेल को लेकर के हम आए और देश की सेना को सशक्त करने का, मजबूत करने का काम किया, तब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि भाई ये क्या मतलब है, किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, देश की सैन्य शक्ति को मजबूत किया जा रहा है, आप सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी बेबुनियाद। आज की डेट में दरअसल वोट चोरी की बजाय इनके पास और कोई आरोप बचा नहीं। इन्होंने लंबे समय तक राज किया और राजतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में राज किया, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में राज नहीं किया। क्योंकि जब इनको माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा गांधी जी को अयोग्य घोषित कर दिया था, जब राजनारायण जी माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे, और तब क्या किया था इंदिरा गांधी जी ने? सत्ता लोलुपता इतनी ज्यादा है कि जो काम उस समय इंदिरा जी ने किया, आपातकाल थोप करके देश के ऊपर, कलमकारों की कलम तोड़ करके, आम जनता के सारे अधिकारों को छीन करके, सारे नेताओं, सारे उन्हीं पदचिन्हों पर आप लोग भी चल रहे हैं क्या जैन साहब? बिल्कुल नहीं, मेरी बात समझिए। वोट चोरी पर पूछा जाए, वोट चोरी पर कहां जा रहे हैं वहां पर? है, इसलिए कोई आरोप नहीं बचा। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दीजिए, न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर दीजिए, ईडी सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर दीजिए। तो न्यायपालिका बचे तो क्या आरोप लगाइए? जैन साहब, अब तो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर नहीं सकते, आप लोग कानून ले आए हैं, इसी बात का हल्ला बोल रहे हैं, इसी बात को राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर सरकार बनती तो ये कानून हटाएंगे। कौन सा कानून हटाएंगे? निर्वाचन आयोग के खिलाफ अब शिकायत नहीं हो सकती, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। जो वोट चोरी करने का जो धंधा किए हुए उस इनको पहले चुप कराइए। अरे सही कह रहे हैं, जो आप वोट चोरी करने का धनिक जी और लोग भी बोलेंगे, सुनील जी भी बोलेंगे, बोलेंगे, विवेक जी बोलेंगे, धैर्य रखिए, मेरी बात आ जाने दीजिए, बहुत लंबा समय मैं नहीं लूंगा, 1-2 मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूं। देखिए क्या है
कि लगातार चुनाव की हार से ये तिलमिलाए हुए हैं। अभी ये SIR का मुद्दा उठा रहे थे, तो इन्होंने जब ये 2014 का चुनाव हारे तब क्या SIR आया था? नहीं आया था। जिस समय ये 2019 का चुनाव हारे क्या SIR आया था? नहीं आया था। 2024 का ये लोकसभा का चुनाव हारे क्या SIR आया था? नहीं आया था। तो दरअसल जिसको ये SIR का मुद्दा बना रहे उसमें तो ये फ्लॉप हो गए खुद ही। अब क्या करें? कौन सा आरोप लगाए? अब क्या कह रहे हैं कि SIR के माध्यम से वोट चोरी कर रहे हैं और सीधे सीधे चुनाव आयोग चोरी करवा रहा है। अरे भैया कैसे चोरी करा रहा है? एक भी आदमी क्या बिहार का चुनाव आयोग के सामने पहुंचा? चलिए आम जनता नहीं पहुंची, आम जनता का ठेका तो आपने ले रखा है। कम से कम जिनका वोट कटा है उनकी तो जिम्मेदारी, उनका ठेका तो कांग्रेस के पास में है। क्या कांग्रेस गई? जैन साहब, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे इन दिनों आ रहे हैं उससे पहले और अब में जमीन आसमान का अंतर है। एग्जिट पोल बताते कुछ और है, नतीजा कुछ और आता है, और ऐसा नतीजा आता है जिसकी सबकी आंखें खुल जाती हैं। तो इस पर भी कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, आऊंगा, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। शिवानंद जी से सवाल लेना बहुत जरूरी है। पोल जो निकाला जा रहा है, ऋषभ जी, पूरे बिहार में चुनाव हुआ, पोस्टल बैलेट से जितना मतदान हुआ हमारा मीटिंग था उसमें, एक एक करके और एक एक करके धनिक जी, एक एक करके। नहीं, क्या बिना मतगणना के एग्जिट पोल के आधार पे सरकार बन जाएगी? क्या नहीं बनेगी ना, गणना होगी। जनता ने वोट दिया है और ये हेड और टेल करके चुनाव सरकार बनाना चाहते क्या? ये घोषणा करें कि हम हेड और टेल करके चुनाव करेंगे, अब किसी का वोट नहीं चाहिए हमको। वो मतगणना की बात ही नहीं कर रहे हैं जैन साहब, वो कह रहे हैं वोट चोरी हो गए हैं, वोट चोरी किए गए हैं। उनका कहना है कि वोट चोरी कर लिए गए हैं। 100 लोग मतदान कर रहे थे, जिनमें से 50 किसी और पार्टी को, 50 किसी और पार्टी को, 50 के 50, पूरे 100 के 100 मतगणना जब हुई तो वोट बीजेपी ने ले लिए। ये वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर, और इसमें मिली भगत निर्वाचन आयोग की भूमिका बता रहे हैं वो। नहीं, अभी जो 2024 का लोकसभा का लगातार अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि देश की नंबर 3 की पार्टी कांग्रेस के बाद जो बन करके समाजवादी पार्टी बन के, और 5 से कहां तक पहुंच गए? 5 से ये 23 तक पहुंच गए। तो अगर ये आरोप एक तरफ लगा रहे हैं कि हमारी सीटें बढ़ रही हैं, ठीक है, हमने चमत्कार दिखा, ठीक है जैन साहब, और भी मेहमान हैं, आज हमारे पास 2 मुद्दे हैं डिस्कशन के लिए। जल्दी से विवेक जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जैन साहब, ठीक है, समय अगर बचता है तो मैं आऊंगा आपके पास। विवेक जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विवेक जी, महारैली को कैसे देखते हैं? संबोधन सुना ही होगा आपने, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, खड़गे ने जो आरोप लगाए, प्रियंका गांधी ने जो आरोप लगाए, वो सुना ही होंगे आपने। इस महारैली को कैसे देखते हैं? कोई असर आने वाले चुनाव में, क्योंकि 5 स्टेट में चुनाव हैं अब? देखिए, मंच पे सभी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, मैं सभी को प्रणाम करूंगा और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे मन से चाहूंगा, चूंकि बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। एक बात तो तय है, देखिए कि अभी आदरणीय जैन भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि कोई आरोप साबित नहीं कर पाए, सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर पाए। ये गलत बात है। इस तथ्य को इस तरह से मत रखिए। वास्तविकता यह है कि सरकार जिम्मेदारी न लेना चाहती है, न तय करना चाहती है। और उससे बड़ी बात, ये बात तो राजनाथ जी ने कहा था, इस सरकार में इस्तीफे होते ही नहीं। तो जब आपकी आंखों का पानी मर जाता है, राजनीतिक संवेदनाएं मर जाती हैं, देश के प्रति भावनाएं मर चुकी हैं, परिवार के प्रति है नहीं, देश के प्रति क्या होंगी, और लक्ष्य केवल और केवल आपका उद्देश्य सीमित हो जाता है सत्ता में बने रहने का, तो मुझे लगता है कि फिर वहां पर किसी भी तरह की मानवीयता का आप आचरण देख सकें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देगी। उससे बड़ी बात पे आते हैं, इन्होंने कहा वोट चोरी। सरकार, आप लोग को पता होना चाहिए कि आज देश में वोट चोरी से बड़ा एक मुद्दा सामने आया है। यूपी में SIR में 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ मतदाता मिल ही नहीं रहे हैं, जिसपे कि अब मीडिया डिबेट कर रही है। जनता के बीच जाके माइक लगा के पूछा जा रहा है 3 करोड़। चलिए हम मान लेते हैं कि अब इस पे एक बहुत प्यारा काउंटर आएगा हमारे भाजपा प्रवक्ता का कि ये फर्जी थे। मैं इसको पलायन क्यों ना मानूं? मैं कहता हूं कि आप पलायन क्यों नहीं मानेंगे इसको? अगर 3 करोड़ मतदाता SIR में नदारद है उत्तर प्रदेश के SIR से, तो ये पलायन क्यों नहीं माना जा सकता? क्या राज ठाकरे और पलायन की अगर ये संख्या है भी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन ही है। मैं उत्तर प्रदेश पे भी लेके आता हूं आपको। कागजों पे तो बहुत उद्योग लग रहे हैं। आपने भी कैमरे कभी घुमाइएगा जरा उत्तर प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने बना रखी यूपी SIDC में, देखिए जरा कितने उद्योग लगे हुए हैं। अधिकतर उद्योगों को तो इन्होंने DRT के पेंच पे फंसा दिया है।
वो बेचारे अपनी या तो प्रॉपर्टी बचा लें, या व्यापार कर लें, या बैंकों से लड़ लें पहले। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति यही है कि ये करने के लिए तैयार नहीं है। विवेक जी, महारैली पे कागजों पे तो महारैली पे दो शब्द। कागजों पे तो मौसम बहुत गुलाबी विवेक जी, महारैली पे दो कागजों पे शब्द। मौसम बहुत असर गुलाबी है ये जी? जो महारैली आयोजित की गई है कांग्रेस की तरफ से, इसका असर होगा? देखिए, असर नहीं होता तो चर्चा क्यों होती? मैं तो एक वाक्य जरूर कहूंगा, असर नहीं होता तो चर्चा क्यों होती? आज अभी तो कार्यकर्ता जुटे हैं, दिल्ली में जो अभी तो स्थिति है, नेता मंत्री उनके सुनिए, कार्यकर्ता दिल्ली जुटे में हैं, जो जनता स्थिति पर है, कितना असर होगा? हर सड़क पे कांग्रेस ही दिखाई दे रहा है जी। विवेक जी, मेरा कहना जी, यह आपको है कि सवाल कर दिल्ली रहे में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये रैली का असर जनता पर होगा कि नहीं? पूरी जनता थोड़ी पहुंची इस महारैली में। देखिए, ये जनता आती कहां से है? ये जनता कौन होती है? ये समर्थक कौन लोग होते हैं? राजनीतिक दलों में इस समाज से ही तो उठ करके लोग आते हैं। इस बात को क्यों मुझे लगता है कि हम यहाँ विभेद कर देते हैं कि जनता अलग है और समर्थक अलग है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इस देश का 100% वोट भाजपा को नहीं मिलता, और अगर 1% वोट भी भाजपा को नहीं मिलता तो भाजपा की नीतियों से कोई तो है जो उसकी खिलाफत करने के लिए उसके सामने चलिए, खड़ा रहता है। ठीक है, ठीक है, ये अलग बात है कि वो ठीक है, कार्रवाई ठीक है। का विवेक शिकार होता है, लाठियां विवेक खाता जी, है। दो मुद्दे हैं हमारे पास आज, समय थोड़ा सा कम है, जल्दी से मैं प्रतिक्रिया संदीप जी की मैं लूंगा। संदीप जी, ये जो महारैली का आयोजन किया गया है, इसका कैसे असर आप देख पाते हैं? क्योंकि ये जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये यूं कहे राहुल गांधी जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सवाल पैदा करता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी निर्वाचन आयोग पर इस तरीके के आरोप नहीं लगे। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस दिल्ली के अंदर रैली करती है, और कांग्रेस दिल्ली के अंदर जब रैली प्लान करती है, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में नहीं है, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में नहीं है, कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, मतलब चारों तरफ के अगर आप स्टेट देखें तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, और कांग्रेस उसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करती है और रैली जबरदस्त करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं में एनर्जी जनरेट कर पाती है, और दिल्ली में बैठकर एक मैसेज भी दिया, पक्ष और विपक्ष के जो भी उनके साथी है सबको ये मैसेज दिया कि कांग्रेस चुनाव जरूर हार रही है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के पदाधिकारी पूरे तन मन धन से मजबूती के साथ डटे हुए मैदान में, और अपनी लड़ाई, चाहे वो SIR की लड़ाई हो, चाहे वो चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ाई हो, उसको वो मजबूती से लड़ते रहेंगे। लेकिन देखिए, बीजेपी की बात ही अलग है। बीजेपी हर चीज की काट जानती है, हर चीज का तोड़ जानती है। आज जब कांग्रेस को ये लग रहा था कि हम दिल्ली के अंदर रैली करेंगे और उसको एक बड़ा कवरेज मिलेगा और हमारी ताकत सबको दिखाई देगी, ऐसे में बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी। मीडिया कवरेज में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चलते, तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पर मैं मानता हूं 50% पानी फेर दिया। बिल्कुल। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, सुनील जी का भी मैं रुक कर लेता हूं। सुनील जी, पूरी बातें आप सभी मेहमानों की सुन ही रहे थे आपसे, लेकिन एक बात मैं समझना चाहूंगा। देखिए, निर्वाचन आयोग पर आरोप लग जाना अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करता है, और अगर मैं पूर्व चुनाव आयुक्त की मैं बात करूं, SY कुरैशी की, वो ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है और जिस तरीके से कानून बन रहे हैं, जो सिनेरियो चल रहा है, उसको लेकर वो इत्तेफाक नहीं रखते, और वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग भले ही कहते होंगे कि मैं कांग्रेस के पक्ष में रहता था, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में, उनकी सरकार में मैंने 4 मंत्रियों को नोटिस भेजा था। तो कुरैशी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, विपक्ष जिस तरीके से महारैली कर रहा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, जिस तरह से वर्तमान कांग्रेस जो निर्वाचन आयोग को और ज्ञानेश कुमार को पूरा एक मुद्दा बनाए हुए है वोट चोरी को लेकर के, एक बात से मैं भी सहमत हूं कि जो नियुक्ति प्रक्रिया रखी गई मुख्य चुनाव आयोग की, उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ किया है, क्योंकि चीफ जस्टिस को उसमें से हटाना और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई कंप्लेंट न कर सके, उस पर कार्रवाई न हो, ये उचित नहीं है। मैं इस बात से, तो राहुल जी की बात से सहमत हूं, लेकिन जिन मुद्दों पर राहुल जी चर्चा करते हैं वो भले ही सही कह रहे हो, लेकिन उनके कहने का तरीका, समझाने का तरीका ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें भी कुछ ढूंढ लेती निकाल करके काट ढूंढ लेती है। देखिए, अभी संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उधर कांग्रेस रैली कर रही है और इधर बिहार से कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वो भी कार्यकारी कंफर्म ही नहीं है। तो अब मीडिया इधर आ गई, गेम खत्म हो गया। राहुल जी बात समझ नहीं रहे हैं
मैं भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खेल करती है, लेकिन उस खेल को कैसे आप काटोगे, ये काट आपके पास नहीं है। आप बिहार में आते हो, भारतीय जनता पार्टी दोनों को, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को, सनातन विरोधी का एक सर्टिफिकेट दे दिया है। ये सब सनातन विरोधी हैं और वैसे ही हमारे आदरणीय राहुल जी काम करते हैं। बिहार में आते छठ माता बोल जाते हैं। छठ की पूजा बिहार की एक माननीय पूजा है। महिलाएं तो मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा छठ माता की वहां पूजा करती हैं। जैसे नवरात्रि में हम लोग नवदुर्गा पूजा करते हैं। आपको बोलने की क्या आवश्यकता है? आप बता रहे हैं कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलता है, तो जो आप कह रहे हो उसी से भाजपा आपको सर्टिफिकेट दे रही कि आप सनातन विरोधी हो। और सनातन विरोधी का फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी बिहार से लेकर के मानता हूं लगभग स्टेट पे फैलती चली जा रही है। अरे आदरणीय राहुल जी को चाहिए कि हम सबके हैं, सब हमारे हैं, इस पे काम करना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विश्वास, आप कहते हो कि सनातन डेंगू मलेरिया है, इस तरह के वक्तव्य आपकी पार्टी से आते हैं। अब देखिए सुनील जी, दोनों पार्टियों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है और वो विचारधाराएं बिल्कुल सेम हो भी नहीं सकती, इसमें भी काफी अंतर होगा। ठीक है, आऊंगा वापस से अगर समय बचता है। संतोष जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। संतोष जी, महारैली जो हो रही है, राहुल गांधी निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 3 नाम गिना रहे हैं बार बार, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी। वो बड़े आरोप लगा रहे हैं, ये लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये लोग सरकार के लिए काम करते हैं। ये बड़े सवाल अपने आप में खड़े करते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जहां तक मेरी अपनी समझ बनती है जी, या बाकियों को सुन करके समझ बनती है, आरोप तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं। अब अगर एक छोटी सी कहानी से शुरू करूं तो एक धोबी था। आप कहते हैं कि एक धोबी था, मेरा नहीं मानना है। मेरा कहना है कि वो एक आदमी था। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई कर दीजिएगा? मैं कह रहा हूं कि एक आदमी था, आप कह रहे हैं कि एक धोबी था, तो इसको आप कहां से जस्टिफाई कर दीजिएगा? अब राहुल जी अगर ये कहते रहे कि ज्ञानेश कुमार भाजपा के साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो कहां से काम कर रहे हैं भाई? कैसे काम कर रहे हैं? आपके समय में आपने अपने एक आदमी को, सुनते हैं धनक जी, पूरी बात सुनते हैं। आपने अपने एक आदमी को चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना दिया। उस वक्त क्यों नहीं आपने पूछा कि विरोधी क्या बोलेंगे? आज अगर एक समिति बनी है, जिस समिति में लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहेंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन आते हैं, चूंकि उनको भाजपा का विरोध है, केंद्र सरकार का विरोध है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलते हैं मैं नहीं मानूंगा। आप मत मानिए भाई, फालतू बात है, तो बात ही नहीं हुआ। लेकिन अगर 3 आदमी की समिति में 2 आदमी तैयार है कि नहीं साहब फलना आदमी रहेगा, आप ज्ञानेश कुमार से व्यक्तिगत लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, चुनाव आयोग से आप नहीं लड़ रहे हैं। संतोष जी, राहुल गांधी एक बात और कहते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये जो कानून बना दिया गया है सरकार की तरफ से कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ अब कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। पहले तो नहीं था ऐसा, लेकिन अब ये हो गया। इस कानून को कैसे देखते हैं आप? अब इस कानून में है क्या कि चुनाव आयोग एक स्वायत्तशासी संस्था है। आप तो क्या हो, कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए? गलत करेगा तो उसको फ्री हैंड दे देना चाहिए। कानूनी संवैधानिक संस्था है, तो गलत करेगा तो उसको क्या करेगा? उसको गद्दी पर कपार पर बैठाएगा? गलत करेगा, गलत आप करिए कि हम करें, चुनाव आयोग करे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करे कि कोई भी करे, तो कानून में गलत करने वाले को सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोकतंत्र का चोरी कर रहा है चुनाव आयोग और उसको कह रहे हैं कि बना दिया गया है। एक आध मिनट के लिए मुझे सुन तो लीजिए, उसके बाद बात करेंगे हम लोग आपस में। व्यवहारिक नहीं लग रहा है ना आपका, जो भी आपका जो कह रहे हैं व्यवहारिक ही नहीं लग रहा है। सुन तो लीजिए प्लीज। समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो बोलिए। राहुल जी तारीफ कर दीजिए ना। दूसरे मुद्दे की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। संतोष जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, 20 सेकंड में अपनी बात रखिए प्लीज। अच्छा चलिए, समय सीमा आपने बांध दिया है तो अब तो वही बोलना होगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसको अगर आप चुनाव सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर बात विचार करे या नहीं करे, ये एक अलग सवाल है। आप एसआईआर के मुद्दे पे, बिहार के एसआईआर के मुद्दे पे
आप चुनाव आयोग गए, जहां चुनाव आयोग ने साफ कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता हूं। तो एसआईआर एक फेक नैरेटिव लेकर के पिछले लोकसभा चुनाव में आपने अपने सीटों को बढ़ा लिया, जिससे आपका मन बढ़ गया है, और दूसरा फेक नैरेटिव लेकर के आप दोबारा आ गए हैं। ये एक फेक नैरेटिव है एसआईआर, चलिए जिसको आप लेके दोबारा आ गए। ठीक है संतोष जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देखिए, ये जो पहला मुद्दा था जिस पर हम बात कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से महारैली का आयोजन किया गया, राहुल गांधी पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के बड़े नेता जितने भी थे सभी पहुंचे, देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे, और इसको लेकर निर्वाचन आयोग पर कई सारे सवाल राहुल गांधी ने दागे। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।